प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित संस्कृत व्याकरण के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम हल संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। गत वीडियो में हमने मोनुस्वारः और अनुस्वारस्य ययि परः सवर्णः इन दो सूत्रों को पढ़ा है। उसी क्रम में एक बार अनुस्वारस्य ययि परः सवर्णः पर दोबारा चर्चा करते हुए और उसके सूत्र के प्रयोग को उदाहरण में समझते हुए हम आज आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। गत वीडियो में हमने सूत्र पढ़ा था अनुस्वारस्य ययि परः सवर्णः, और वहाँ पर चर्चा करते हुए हमने यह प्रत्याहार बताया था कि यय प्रत्याहार यवरट रण यमगणनम झवय गणदस जब गणदस कपचट तप कपय तक का प्रत्याहार है। हयवरट के ह से प्रारंभ होकर कपय के य तक। इसके अंतर्गत संपूर्ण व्यंजन 25 व्यंजन और अंतस्थ वर्णों का ग्रहण होता है। सूत्र जैसा कि वृत्तिकार ने लिखा है स्पष्टम बहुत स्पष्ट है और इसकी हम पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। अब हम सूत्र के उदाहरण पर चर्चा करेंगे। सूत्र को उदाहरण में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण है शांतः। शांतः शब्द का अर्थ होता है नष्ट होना। साम प्लस त ये स्थिति है। यहाँ पर अनुस्वारस्य ययि परः सवर्णः सूत्र के अनुसार अनुस्वारस्य ययि परः सवर्णः सूत्र क्या कहता है? अपदांत के इसमें पर सवर्ण होना है, लेकिन उस पर सवर्ण से पहले हमने जो अनुस्वारस्य ययि परः सवर्णः सूत्र से पहले सूत्र पढ़ा था, अगर वो हमें ध्यान होगा तो हमें समझने में बहुत सुविधा होगी। वो सूत्र कौन सा था? नश्चापदान्तस्य झलि। अपदांत मकार और नकार को झल प्रत्याहार के वर्ण परे रहते अनुस्वार आदेश होता है। तो देखिए साम प्लस त, यहाँ पर जो म है वो अपदांत है, पद के अंत में नहीं है, पद के मध्य में है, और उस पद के मध्य में मकार के बाद में झल प्रत्याहार में आने वाला तकार है। इसलिए नश्चापदान्तस्य झलि सूत्र से म के स्थान पर अनुस्वार आदेश हुआ। तो शब्द बना शांतः। साम प्लस त। अब यहाँ पर इसके बाद फिर अनुस्वारस्य ययि परः सवर्णः सूत्र प्रवृत्त होता है कि अनुस्वार के बाद में यदि यय वर्ण हो तो उन्हें पर सवर्ण आदेश हो जाता है। तो जैसा हमने पहले पढ़ा है, सूत्र को समझाते हुए मैंने बताया था कि जिस वर्ग का वर्ण अनुस्वार के बाद में है, अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो अनुस्वार के बाद यहाँ कौन सा वर्ण है? यहाँ वर्ण है त। ये त वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो अब अनुस्वार के स्थान पर क्या होगा? अनुस्वार के स्थान पर भी त वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। यहाँ सूत्र कार्य करता है परिभाषा सूत्र स्थाने अंतरतमः। तो जब अनुस्वार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा तो क्या शब्द बन जाएगा? शान प्लस तः, शांतः। इस प्रकार ये सूत्र उदाहरण में हमने समझा अनुस्वारस्य ययि परः सवर्णः। अगला सूत्र है वापदान्तस्य। वापदान्तस्य सूत्र 8वें अध्याय के चौथे पाद का 59वां सूत्र है।
इससे पहला सूत्र था अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। पूरे अनुस्वारस्य यही परसवर्ण सूत्र की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ रही है। यानी अगर अनुवृत्ति सहित इस सूत्र को हम पढ़ें तो क्या होगा? अनुस्वारस्य यही परसवर्णः वा पदान्तस्य, पदान्तस्य अनुस्वारस्य यही परसवर्णः वा। पदांत के, अपदांत नहीं, यहाँ पर पदांत है, पदांत के अनुस्वार को यय प्रत्याहार के वर्ण परे रहते विकल्प से परसवर्ण आदेश होता है। परसवर्ण का क्या नियम होगा? वही पहले वाला, अनुस्वार के बाद में जिस वर्ग का वर्ण होगा उस वर्ग का पांचवा वर्ण उसके अनुस्वार के स्थान पर हो जाएगा। तो वृत्तिकार मानते हैं कि सूत्र बहुत स्पष्ट है, इसलिए उन्होंने सूत्र का कोई अर्थ नहीं दिया है। लेकिन आप एक बार और सूत्र का अर्थ सुन लीजिए। यदि यय प्रत्याहार के वर्ण परे में हो, जैसे कि अनुस्वारस्य ही परसवर्ण में थे, तो पदांत के अनुस्वार के स्थान पर मोनुस्वार से जो पदांत में अनुस्वार माँ को अनुस्वार हो रहा है उस अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से परसवर्ण आदेश होता है। जो पहला सूत्र हमने पढ़ा वो अपदांत के स्थान पर परसवर्ण आदेश करता है और ये सूत्र पदांत के करता है। पद कहते हैं शब्द को, अपदांत का मतलब है पद के बीच में, शब्द के बीच में, और पदांत का मतलब है पद के अंत में। उदाहरण में देखिए, त्वं करोसि, त्वं करोसि। अब यहाँ पर त्वं प्लस करोसि, त्वं के मकार को मोनुस्वारा सूत्र से पहले अनुस्वार हुआ त्वं करोसि, फिर उसके बाद में वा पदांतस्य सूत्र ने यह प्रत्याहार के वर्ण परे रहते पदांत के अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण आदेश किया। तो क यह प्रत्याहार में आता है और ये अनुस्वार के बाद में है, तो इसके परे रहते परसवर्ण होगा तो क वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा? त्वं करोसि। और जब नहीं होगा तो विकल्प से होगा त्वं करोसि। इस प्रकार इस सूत्र को हमें समझना चाहिए। देखिए, ये हमने जो 5 सूत्र पढ़े हैं, मोनुस्वारः नश्चा पदान्तस्य झलि, अनुस्वारस्य 4 सूत्र, मोनुस्वारः नश्चा पदान्तस्य झलि, अनुस्वारस्य इ परसवर्णः और वा पदान्तस्य। ये सूत्र बहुत सरल सूत्र हैं, लेकिन वाक्य प्रयोग में और अनुवाद में अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो अनुवाद बड़े सुंदर बन जाते हैं, उनमें एक सौष्ठवता आ जाती है। और इन सूत्रों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें हिंदी की जो संधि विच्छेद है उसमें भी बहुत सहायता मिलती है, शब्द शुद्धि में भी सहायता मिलती है। जैसे हिंदी में अगर हमें कहा जाए कि ठंड लिखिए, तो ठंड हम सामान्यतया क्या लिखते हैं? ठ के ऊपर अनुस्वार लगा के ड। लेकिन अगर वो सही लिखा जाना है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण के अनुसार तो क्या होगा? ठ आधारणा और ड। इस प्रकार हमें ठंड लिखना पड़ेगा। तो इस रूप में इन चारों सूत्रों का अभ्यास हमें अच्छी तरह करना चाहिए और उनका प्रयोग फिर वाक्यों में भी अनुवाद करते समय, वाक्य लिखते समय उनका प्रयोग करना चाहिए। तो उससे हमारा अनुवाद भी सुदृढ़ होगा और व्याकरण ज्ञान का प्रयोग भी साथ ही साथ चलता रहेगा। क्योंकि व्याकरण की सफलता तभी है जब उसका साहित्य में प्रयोग किया जाए, अन्यथा व्याकरण और फिर एकांगी रह जाता है। अगर उसका साहित्य में प्रयोग नहीं हो रहा तो फिर वो एकांगी हो जाता है और एकांगी व्याकरण निरसता को प्राप्त होता है।
छात्र उससे डरने लगता है, उसे हमेशा ये लगता है कि अरे साहब जाने क्या पढ़ा रहे हैं, जाने क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम उसका प्रयोग साहित्य पढ़ते हुए करते रहेंगे तो हमें अत्यंत सुविधा और सुरुचि होगी। आज के पाठ में इतना ही। धन्यवाद।